हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक महा मैराथन क्लास लेकर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है विलयन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 विलयन है, इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, फुल चैप्टर इन वन वीडियो। इससे पहले मैं आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विलयन चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सभी को हम इस वीडियो में पूरी तरह फिनिश करेंगे। यानी कि पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि सभी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विलयन चैप्टर का नाम है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो चैप्टर का नाम तो विलयन है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विलयन होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो देखिए, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, जब आप क्या करते हैं, देखिए विलयन के पहले जान लीजिए दो घटक होते हैं, पहला विलेय और दूसरा विलायक। यानी कि विलेय और विलायक मिलकर किसका निर्माण करता है, विलयन का निर्माण करता है। तो आप कह सकते हैं कि विलयन के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, ठीक है, एक विलेय यानी कि सॉल्यूट और एक विलायक यानी कि सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए, आप डेली लाइफ में अपने इसको प्रयोग कीजिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को जब आप अपने डेली लाइफ की तरह देखेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे देखिए, हमारे घर में चीनी है, हमने चीनी ले लिया और पानी ले लिया, ठीक है। चीनी और पानी को क्या किया, दोनों को एक में करके हिलाया थोड़ा सा, तो क्या बना, शरबत बना, ठीक है। तो यहां पर जो चीनी होगा ये आपका विलेय होगा, पानी विलायक होगा और शरबत आपका विलयन होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दो पदार्थ हैं, एक चीनी है और एक पानी है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जब हम इन दोनों को मिश्रित करेंगे, पानी में चीनी डालेंगे, तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा, ठीक है। तो यही आपका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, चीनी प्लस पानी इक्वल टू शरबत। अब एक चीज आपको और याद रखनी है कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो देखिए, मैं बता दूं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे देखिए, आप जब शरबत बनाते हैं तो ज्यादा पानी लेंगे, चीनी कम लेंगे, तभी वो शरबत बनेगा, ठीक है। तो चीनी की मात्रा कम है तो ये विलेय होगा, और विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जैसे पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये आपका होगा विलायक, ठीक है। अगर आप चीनी ज्यादा ले लें, पानी कम लेंगे तो शरबत नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप पानी ज्यादा लेंगे, उसमें चीनी लेंगे, तब शरबत बनेगा, कम चीनी लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जिसकी मात्रा विलयन में कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक होगा। एक चित्र की सहायता से मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे देखिए, मान लीजिए छोटा सा बर्तन है, इसमें चीनी रखा है, ठीक है, और ये गिलास है, इसमें पानी रखा है, ठीक है। तो ये आपका विलेय है और ये विलायक है, दोनों को हमने मिक्स किया। तो जब हम इस चीनी को इस पानी में डालेंगे तो देखिए क्या बना, इस गिलास में चीनी भी है और पानी भी है। देखिए, चीनी के कण आपके बड़े बड़े हैं, पानी ये है, ठीक है। तो ये इसमें मिल गया, तो ये आपका विलयन बन गया। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, ठीक है। इसके दो घटक होते हैं, विलेय, इसका भी डेफिनेशन समझ लीजिए, सॉल्यूट वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, विलेय कहलाता है, जैसे आपका चीनी, ठीक है। विलायक में देखिए, सॉल्वेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलायक कहते हैं, यानी कि सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपका पानी, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपका चीनी और पानी ही एग्जांपल हो, आपका एग्जांपल दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, दूसरे एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर ये आपका, जैसे आप चीनी के स्थान पर नमक लिख सकते हैं, पानी के स्थान पर आप पानी लिख सकते हैं, तो नमक पानी हो जाएगा, वो भी आपका विलयन होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक, ठीक है। तो ये तो था विलयन और उसके घटक। अब देखते हैं, तो देखिए, इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन क्या होता है, व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन एंड टर्नरी सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले देखिए द्विअंगी विलयन,
नाम से स्पष्ट है, द्विअंगी। ठीक है, इसका मतलब ये दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से बनता है। देखिए, जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी कि जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बने तो इसे द्विअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, त्रिअंगी में क्या होगा, जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बने तो उसे त्रिअंगी विलयन। जैसे देखिए, विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन, हमें पता है। अब जैसे दो पदार्थ में मिक्स किया है मैंने, एक चीनी और एक पानी, तो बना है शरबत। ठीक है, तो यह आपका द्विअंगी विलयन होगा। ऐसे त्रिअंगी विलयन में देखिए, जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या कीजिए, एक चीज याद रखिएगा कि विलयन हमेशा दो ही चीजों से मिलकर बनता है, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, इसमें आपका विलेय दो प्रकार का हो सकता है, विलायक एक हो, या फिर विलेय एक हो, विलायक दो प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन विलयन जो होगा वो दो चीजों से मिलकर के बनेगा, विलेय पदार्थ प्लस विलायक। ठीक है, जो इसमें पदार्थ हैं वो चेंज हो सकते हैं, जैसे चीनी प्लस पानी, अब इसमें हम कुछ और मिला दें, ठीक है, तो वो आपका विलेय और विलायक ही होंगे। ठीक है, कोई तीसरा इसमें नहीं आएगा, लेकिन पदार्थ को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, हम विलेय दो ले सकते हैं, विलायक एक ले सकते हैं, या एक विलेय ले लें, दो विलायक ले लें। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो त्रिअंगी विलयन में जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बना जाता है तो इसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी प्लस पानी, ठीक है, प्लस हम क्या करें, नींबू का रस उसमें मिला दें, तो तीन पदार्थ उसमें हो जाएंगे, तो वो त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। ठीक है, विलयन आपका शरबत ही बनेगा। तो ये आपका हो गया त्रिअंगी विलयन, यानी कि ये विलयन आपका शरबत है। ठीक है, हमने क्या किया, चीनी प्लस पानी और प्लस आपका मैंने मिला दिया नींबू का रस। ठीक है, तो तीन पदार्थ मैंने मिला दिया, तो वो तो विलेय और विलायक ही रहेंगे, लेकिन आपका जो शरबत बनेगा वो विलयन होगा। ठीक है, तो विलयन जो होगा वो विलयन ही रहेगा, उसके घटक केवल चेंज हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। अब देखिए, दूसरा हमारा टॉपिक है विलयन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे अवयवों की मात्रा के आधार पर, यानी कि जो इसमें अवयव की मात्रा होती है उनके आधार पर हम जानेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे आपका विलेय हो गया और विलायक हो गया। ठीक है, तो इनकी मात्रा के आधार पर हम जानेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो देखिए, विलयन एक ग्राफ मैंने बनाया है। सबसे पहले तनु और सांद्र विलयन, उसके बाद में संतृप्त और असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन, यानी कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन इतने प्रकार के होते हैं। तो एक एक को हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे तनु और सांद्र विलयन को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, तनु और सांद्र विलयन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो तनु का मतलब क्या होगा, तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब पतला। ठीक है, और सांद्र विलयन का मतलब गाढ़ा विलयन, आप ये समझिए अपनी भाषा में। ठीक है, तो देखिए, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्रता का मतलब मात्रा। ठीक है, जैसे विलेय की मात्रा, तो देखिए, विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। अब देखिए, ये एक विलयन आपका है। ठीक है, इसमें क्या है, पानी है और चीनी मैंने कम डाला है। देखिए, इसमें चीनी केवल 5 ग्राम है, पानी 200 ml है। ठीक है, तो ये आपका तनु विलयन होगा। ठीक है, किसके मुकाबले, सांद्र विलयन। देखिए, सांद्र विलयन है, इसमें चीनी मैंने 15 ग्राम डाल दिया, जल आपका 200 ml ही है, तो ये आपका सांद्र विलयन होगा। जैसे आप घर पर क्या कीजिए, आप पानी ले लीजिए 1 गिलास, ठीक है, 1 गिलास से थोड़ा कम, और चीनी उसमें थोड़ा सा डालिए, तो देखिए आपका जो शरबत बनेगा वो थोड़ा पतला रहेगा। अगर आप उसी पानी में, उतने ही पानी में ज्यादा चीनी डाल देंगे तो वो आपका शरबत गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहां पर समझिए केमिस्ट्री को आप। देखिए, इसमें मैंने चीनी लिया, थोड़ा सा पानी ज्यादा लिया, तो ये पतला शरबत बनेगा, पतला विलयन बनेगा, यानी कि ये सांद्र विलयन सॉरी तनु विलयन होगा। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, इतने ही पानी में मैंने ज्यादा चीनी डाल दिया, ज्यादा विलेय डाल दिया, तो क्या होगा, ये थोड़ा गाढ़ा बनेगा, इसका मतलब ये सांद्र होगा। ठीक है, तो आप तनु को पतले से कर सकते हैं कंपेयर और सांद्र को गाढ़े से। ठीक है, तो ये आपका होगा तनु विलयन और सांद्र विलयन, यानी कि तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही संतृप्त और असंतृप्त विलयन भी है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए क्या होता है, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, और वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे देखिए, यहां पर विलेय की मात्रा कम घुली है तो ये आपका संतृप्त विलयन होगा, और इसमें क्या है, संतृप्त विलयन के मुकाबले इसमें ज्यादा विलेय की मात्रा है। ठीक है, तो ये असंतृप्त विलयन होगा, तो लगभग इसी की तरह है। ठीक है, तो ये आपका होगा संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखिए हमारा नेक्स्ट है तीसरा, अति संतृप्त विलयन। अति का मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें संतृप्त विलयन से भी ज्यादा, ठीक है, संतृप्त विलयन से भी ज्यादा विलय की मात्रा होगी। देखिए स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो देखिए असंतृप्त विलयन में क्या था, विलय की मात्रा कम थी, ठीक है, संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा थी। अब अति संतृप्त में क्या होगा, संतृप्त विलयन से भी ज्यादा होगी विलय की मात्रा। जैसे देखिए इसमें विलय इतना ही है और इसमें देखिए विलय की मात्रा जो है संतृप्त विलयन, देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, संतृप्त विलयन है, ठीक है, जिसमें विलय की मात्रा है काफी असंतृप्त विलयन से ज्यादा है। लेकिन अति संतृप्त में क्या होगा, असंतृप्त विलयन से भी ज्यादा इसमें विलय की मात्रा होगी, ठीक है, तो ये अति संतृप्त विलयन होता है। यानी कि कोई बहुत कमजोर है, कोई थोड़ा कम कमजोर है, कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपका होगा। तो इसमें क्या होगी, विलय की मात्रा अति संतृप्त में संतृप्त विलयन से भी ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये आपका होगा अति संतृप्त विलयन। तो ये था आपका अवयवों की मात्रा के आधार पर। अब देखिए विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर हम देखेंगे कि विलयन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए सबसे पहले आपका होगा गैसीय विलयन, इसे इंग्लिश में कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया कि जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। तो यहाँ पर गैसीय विलयन नाम ही है, तो गैस की मात्रा जिसमें ज्यादा हो वही गैसीय विलयन होगी। तो गैस की मात्रा ज्यादा होगी तो विलायक में क्या होगा, गैस होगा, ठीक है, क्योंकि विलायक की मात्रा ज्यादा होती है तो विलायक में जब हम गैस लेंगे तभी वो गैसीय विलयन बनेगा, ठीक है। तो देखिए वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाते हैं। यानी कि विलयन में सबसे ज्यादा मात्रा विलायक की होती है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो वो गैसीय विलयन कहलाएगा, क्योंकि जब विलायक ज्यादा होगा तो गैस भी उसमें ज्यादा होगा, ठीक है, तो गैसीय विलयन होता है। जैसे देखिए विलेय प्लस विलायक, विलायक आपका गैस होना चाहिए तो ये आपका गैसीय विलयन हो जाएगा। यानी कि अगर आपका विलायक गैसीय अवस्था में तो ये गैसीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे दूसरा देखिए, तो देखिए दूसरा हमारा है द्रव विलयन। जैसे गैसीय विलयन द्रव ठोस, ठीक है, ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए द्रव विलयन इसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है जबकि विलेय पदार्थ द्रव गैस अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है। यानी कि इसमें क्या होगा, विलायक जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जिस प्रकार का विलयन है उसमें विलायक उसी अवस्था में होगा। गैसीय विलयन है तो विलायक गैस अवस्था में होगा, द्रव विलयन है तो विलायक द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है जबकि विलेय पदार्थ द्रव गैस अथवा ठोस अवस्था में भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में, ठीक है। तो विलेय प्लस विलायक द्रव इक्वल टू विलयन, ठीक है। तो ये द्रव विलायक होगा तभी ये द्रवीय विलयन होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा, यहाँ पर द्रव विलयन लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने वहां पर गैसीय विलयन लिखा तो यहां पर आपको द्रव विलयन लिख देना है इसके आगे, ठीक है, द्रव विलयन। ऐसे तीसरा देखिए हमारा है ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, यदि किसी ठोस द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ के अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन ठोस विलयन कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, आपका विलायक जो होगा वो ठोस अवस्था में होगा, विलेय प्लस विलायक ठोस इक्वल टू ठोस विलयन, ठीक है। तो ये आपका होगा ठोस विलयन। तो ये था आपका किसके, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है, एक और देख लेते हैं, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले हम विलेय, विलायक और विलयन, यहाँ पर विलेय है, विलायक है, फिर विलयन है। सबसे पहले हम विलेय में केवल ठोस लेंगे, फिर केवल द्रव, फिर केवल गैस। तो देखिए विलेय में हमने ठोस लिया सब में, तो देखिए ठोस और विलायक में हम ठोस द्रव गैस तीनों लेंगे। तो ठोस और ठोस, अगर किसी विलयन में विलेय भी ठोस हो विलायक भी ठोस हो तो वो ठोस विलयन होगा, क्लियर है, ठीक है। अगर किसी विलयन में ठोस विलेय हो और विलायक द्रव हो तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जल में शर्करा, मैंने एग्जांपल बताया पानी में चीनी, ठीक है, वही जल में शर्करा, तो ये आपका क्या होगा, द्रव विलायक है, यानी कि द्रवीय विलयन होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि ठोस आपका विलेय है, जैसे चीनी आपका ठोस होता है और जो पानी होता है द्रव होता है, तो इसका एग्जांपल जल में शर्करा, नमक का विलयन, ठीक है। ऐसे अगर आपका विलेय ठोस हो विलायक गैस हो तो इसका एग्जांपल होगा वायु में कपूर, धुआं, ठीक है। धुआं जो होता है वो आपको गैस की तरह दिखता है लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे ठोस के कण भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ऐसे देखिए अब द्रव की बारी आई, तो द्रव विलेय है और विलायक ठोस है, जैसे जेली गोल्ड में मरकरी, इसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल होगा। अब देखिए जैसे द्रव विलेय हो, द्रव विलायक हो, दोनों द्रव हो, तो देखिए जल में अल्कोहल, यानी कि जल में आप अल्कोहल मिला दीजिए, दोनों ही द्रव हैं, जल भी द्रव है और अल्कोहल भी द्रव है, ठीक है। अच्छा देखिए द्रव गैस, ठीक है, अगर आपका विलेय द्रव है, विलायक गैस है, तो जैसे वायु में नमी, ठीक है, वायु में नमी हो तो क्या होगा, आपका विलायक गैस है, वायु तो आपको गैस की तरह रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी नमी रहेगी द्रव का, वो उसमें परिक्षिप्त रहेगा, ठीक है। ऐसे अब गैस देखिए, अगर आपका विलेय गैस हो, विलायक ठोस हो, तो पैलेडियम धातु में H2, ठीक है, यानी कि पैलेडियम धातु आपका ठोस है, इसमें H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस मिला दें तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। गैस द्रव में, जैसे गैस अगर विलेय हो और विलायक द्रव हो तो जल में CO2 सोडा वाटर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल में, ठीक है। ऐसे अगर गैस गैस हो तो आपका वायु हो गया, ठीक है, वायु में गैस होता है, तो ये आपका हो जाएगा अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर विलय 9 प्रकार के, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विलेयता, ठीक है, विलेयता को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखिए अगर हम विलेयता नहीं पढ़ेंगे तो हमें हेनरी का नियम समझ में नहीं आएगा। तो विलेयता होता क्या है, विलेयता का मतलब क्या होता है, जैसे आप चीनी और पानी को घोल रहे थे, वो पानी में चीनी कितना घुल रहा है वही उसकी विलेयता होगी, ठीक है। तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो फिर देखिए बर्तन में मैंने क्या किया, पदार्थ ले लिया, पदार्थ का मतलब जैसे आपका चीनी हो गया, ठीक है, विलायक मैंने ले लिया, विलायक के स्थान पर पानी मान लीजिए 100 ग्राम या 100 ml मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बर्तन है, इसमें मैंने चीनी और पानी ले रखा है, तो ये चीनी जो है 100 ग्राम विलायक में कितना ज्यादा घुल रही है वही उसकी विलेयता होगी, ठीक है। विलेयता का मतलब वो कितना घुल रही है, उसकी कैपेसिटी घुलने की क्या है, ठीक है, तो वो उसकी विलेयता होगी। अब देखिए गैसों की द्रव में विलेयता हम समझते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो देखिए भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। देखिए कुछ गैस ऐसे होते हैं जो द्रव में विलेय होते हैं, ठीक है, वो घुल जाते हैं आसानी से, कुछ गैस नहीं घुलते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो पानी में बहुत कम मात्रा में घुलता है, जबकि अन्य कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इत्यादि जल में घुलनशील हैं। याद रखिएगा मेन पॉइंट है, ऑक्सीजन जो है ये जल में बहुत कम घुलता है, बहुत कम विलेय होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये जल में घुलनशील है, यानी कि जल में जल्दी घुल जाता है। अब देखिए गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है, यानी कि हमें समझना है अगर कि गैसों की द्रव में विलेयता कैसे होती है तो उसको हम अवशोषण गुणांक से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा O2 जल में कम घुलनशील होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl जो है ये जल में अधिक घुलनशील होता है, ठीक है। अब अवशोषण गुणांक समझ लेते हैं। तो देखिए अवशोषण गुणांक क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए निश्चित ताप पर तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं, ठीक है। यानी कि निश्चित ताप वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक का, विलायक की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, पानी, एल्कोहल, ठीक है, के निश्चित आयतन में, उसके निश्चित आयतन में जो घुली हुई गैस होती है उसके मानक ताप एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक होता है, यानी कि जो उसमें गैस घुली हुई है उसका जो आयतन है उस गैस का हम अवशोषण गुणांक उसको कहते हैं STP, ठीक है। देखिए अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है, यही मेन पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि अगर अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होगी तो गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर अवशोषण गुणांक बढ़ रहा है तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। अवशोषण गुणांक का मान जो है विलेयता के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक हम नीचे देख रहे हैं अभी, अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलीय विलयन में निम्न है। जैसे देखिए आपका गैस है, गैसों में यहाँ गैस है, यहाँ अवशोषण गुणांक है, ठीक है। तो गैस में हीलियम, इसका अवशोषण गुणांक होता है 0.009, N2 नाइट्रोजन 0.015, S2 हाइड्रोजन 0.017, O2 ऑक्सीजन 0.028, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.88, H2S 2.60 इसका अवशोषण गुणांक होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 4.42, NH3 का 7.10। तो देखिए अब देखिए हीलियम का अवशोषण गुणांक सबसे कम है, तो ये पानी में घुलनशील नहीं है, कम घुलनशील है, ठीक है, क्योंकि बताया गया अवशोषण गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा उसकी विलेयता भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो है द्रव में कम विलेय है, ये भी कम है, ठीक है, ये भी कम है, ऑक्सीजन भी कम है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है, तो ये कम घुलता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलता है।
देखिए NH3 का अवशोषण गुणांक सबसे ज्यादा है 7.10, तो ये जल में जल्दी घुल जाएगा। देखिए NH3 अमोनिया का अवशोषण गुणांक 7.10 होता है, ठीक है। तो अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, तो NH3 का अवशोषण गुणांक सबसे ज्यादा है, तो ये द्रव में ज्यादा घुलेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अवशोषण गुणांक। समझ में आ गया? ये याद रखिएगा मेन पॉइंट कि अवशोषण गुणांक के मान में अगर वृद्धि होगी तो गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जो कि ये हेनरी का नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है। ये गैसों की द्रव में विलेयता पर आधारित है कि गैस द्रव में किस प्रकार से घुलता है, ठीक है। तो हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, जैसे यहाँ पर आपका द्रव है, ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इस ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इस पानी में घोल सकें। किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि इस गैस की इस द्रव में विलेयता जो है गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि अगर ये जल है, इसमें हम ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घोलना चाहते हैं, तो हमें O2 पर प्रेशर लगाना होगा गैस पर, ठीक है। जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा वो घुलेगा। यानी कि इनका कहना है कि हम जितना ज्यादा गैस पर दाब देंगे उतना ज्यादा वो गैस द्रव में घुलेगी, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहां पर मैंने जल ले लिया, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑक्सीजन घुले हैं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इसमें आ सके, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर से इस गैस पर दाब लगाना होगा। जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन इसमें घुलेगा, ठीक है। उतना ज्यादा ऑक्सीजन इस बर्तन में, इस पानी में घुल जाएगा, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि अगर आपको किसी गैस को ज्यादा से ज्यादा घोलना है किसी द्रव में, तो आपको क्या करना होगा, प्रेशर लगाना होगा, और वही प्रेशर जो है विलेयता के समानुपाती होगी, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब मान लीजिए जो इसमें घुली हुई गैस की मात्रा है, जो O2 इसमें घुला है उसकी मात्रा मान लीजिए m है, तथा गैस का दाब P है। तो देखिए हेनरी के नियमानुसार क्या होगा, जो गैस की घुली हुई गैस की मात्रा m है वो गैस के दाब के समानुपाती होगा। तो m अनुक्रमानुपाती P, तो हम इस जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो m इक्वल टू KP हो जाएगा, ठीक है। KP हो गया। यहां पर K जो आपका है ये समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। तो ये आपका यही होगा हेनरी का नियम, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि हेनरी का नियम कहां कहां प्रयोग होता है, कहां कहां लागू होता है। तो देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखिए सबसे पहला देखिए, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, फलस्वरूप यहाँ के लोगों या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। रुधिर का मतलब खून, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा, तो जब दाब कम होगा तो जो हमारे खून में जो ऑक्सीजन घुला रहता है उनके विलय होने की, यानी कि घुलने की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती। तो ऑक्सीजन गैस का जब दाब भी कम हो जाएगा तो हमारे खून में जो ऑक्सीजन घुलने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। तो हमारे खून में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, सांस फूलेगा और एक कमजोरी सा आप महसूस करेंगे, जिसे हम एनॉक्सिया कहते हैं, एनॉक्सिया रोग कहते हैं, ठीक है। तो अधिक ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, ठीक है। तो जब उसका दाब कम होगा तो हमारे रुधिर में, हमारे खून में ऑक्सीजन कम घुलेगा, ऑक्सीजन के घुलने की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हमें कमजोरी महसूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हेनरी का नियम लागू होता है। दूसरा देखिए, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक को अगर आप क्या कीजिए, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर बंद किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुला रहे। क्यों? देखिए जैसे देखिए, जब आप बोतल को थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लीजिए, उसको थोड़ा सा हिलाइए, ठीक है, तब क्या कीजिए, उसको खोलिए तुरंत, तो देखिए आप देखेंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, वो गैस की तरह। तो वही CO2 गैस है, उसको उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है, ताकि वो CO2 उस कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा से ज्यादा घुल सके,
ठीक है। तो ये आपका होगा, यहां पर भी हेनरी का नियम लागू होता है। अब हेनरी के नियम की सीमाएं पूछें कि कहां कहां हेनरी का नियम लागू होगा, कब लागू होगा, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखिए यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण नियम है, परंतु यह केवल तभी लागू होता है जब, कब लागू होगा, जब प्रेशर अधिक ना हो, यानी कि ज्यादा दाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ताप बहुत कम होना चाहिए। तीसरा, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, यानी कि जो गैस हम ले रहे हैं वो विलायक में कम विलेय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा गैस हम ले लें कि तुरंत विलायक में घुल जाए, तब तो हेनरी का नियम का कोई महत्व ही नहीं रहेगा वहां पर, ठीक है। चौथा देखिए, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, तब ये सब अगर कंडीशंस हैं तभी हेनरी का नियम लागू होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विलयन की सांद्रता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होती है, तो देखिए विलयन के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है, विलयन की सांद्रता का मतलब वो कितना ज्यादा सांद्र है, कितना ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा विलेय होगा उसमें उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा। जैसे अगर हमने चीनी और पानी लिया था, अब अगर चीनी हम कम डालेंगे तो वो हमारा विलयन सांद्र विलयन होगा, अगर उसको ज्यादा डालेंगे वो विलेय की मात्रा पर डिपेंड करेगी। जितना हम चीनी डालते जाएंगे उसकी सांद्रता उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर कम चीनी हमने डाला तो उसकी सांद्रता कम होगी, अगर हमने ज्यादा चीनी उसी में डाल दे तो वो उसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होती है उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, सभी को पता है, ठीक है। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। तो देखिए ये आपका जल है, इसमें चीनी मैंने विलेय ले लिया है, ये आपका जल विलायक है, ठीक है। अब चीनी कितना ज्यादा इसमें घोला गया है उसकी मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। अगर चीनी कम घोलेंगे तो उसकी सांद्रता कम होगी, चीनी ज्यादा घोलेंगे तो चीनी के मोलों की संख्या ज्यादा होगी तो उसकी सांद्रता भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसकी सांद्रता को ज्ञात करने की कुछ विधियां भी हैं। अब हमने तो अपनी भाषा में बता दिया कि आप लोग चीनी पानी ज्यादा कर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कुछ विधियां निम्न है। तो देखिए सांद्रता को हम 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक प्रतिशत के पदों में, एक भार प्रति आयतन या ग्राम प्रति लीटर के पदों में, और एक भार प्रति भार में, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत के पदों में कुछ प्रतिशत किस प्रकार से कर सकते हैं, एक द्रव्यमान प्रतिशत से, एक आयतन प्रतिशत से, एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से। सभी को हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। भार अपान आयतन या ग्राम प्रति लीटर में कैसे करेंगे, देखिए इसमें मोलरता, नार्मलता, फॉर्मलता, ठीक है। भार अपान भार में कैसे करेंगे, मोललता, मोल प्रभाज, मोल अंश। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मोलरता, फॉर्मलता, नार्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज है, ठीक है। तो ये सभी आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत के पदों में, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को। तो देखिए प्रतिशत के पदों में सबसे पहले हम निकालते हैं। तो प्रतिशत के पदों में सबसे पहला आपका है द्रव्यमान प्रतिशत, या इसी को हम कहते हैं W/W% या भार अपान भार परसेंट, ठीक है। कई नाम है इसके। तो वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज, ये क्या होता है देखिए। तो देखिए विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, जो आपका विलेय है उसकी ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। यानी कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, कोई विलयन है, ठीक है, वो 100 ग्राम विलयन है तो उसमें विलेय की ग्राम में वह मात्रा, विलेय कितना घुला है, ठीक है, तो उसकी वह ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकल आएगा। यानी कि विलेय का द्रव्यमान कितना है उसको ग्राम में लिखना है, अपान विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है उसको ग्राम में लिखना है, इंटू 100 लिख देना है, ठीक है। तो इसका चलिए एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर दें इस फॉर्मूले पर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका है, आपको हेडिंग डालना है प्रतिशत के पदों में, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है द्रव्यमान प्रतिशत, या इसी को हम कहते हैं परसेंट W/W या भार प्रति भार प्रतिशत, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय घुला है, ठीक है, उसी की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला होता है W/W% या द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। यानी कि पहले आपको विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लेना है, फिर अपान पूरे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में लेना है, ठीक है।
और इंटू 100 आपको कर देना है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का एक न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जांपल, 20 ग्राम NaCl यानी कि 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें बताइए विलेय क्या है और विलायक क्या है। देखिए 20 ग्राम NaCl है और 200 ग्राम जल है, तो मैंने बताया था जिसकी मात्रा विलयन में कम हो वो विलेय होगा। तो ये NaCl जो है ये विलेय है क्योंकि ये 20 ग्राम ही है। ठीक है, और जल जो है ये 200 ग्राम है यानी कि ये विलायक है। तो आप लिखेंगे यहां पर विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, तो ये आपको ऑलरेडी ग्राम में दिया गया है तो आप लिख देंगे 20 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में देखिए जल यानी कि विलायक का द्रव्यमान, जल को हमने विलायक माना है। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 ग्राम। 200 ग्राम। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए विलेय का द्रव्यमान हमने जाना, विलायक का द्रव्यमान हमने जाना। अब देखिए यहां से हम विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन, तो आपको विलयन का द्रव्यमान निकालना है तो विलेय और विलायक को जोड़ देना है। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो देखिए 200 और 20 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 20 ग्राम, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, अब सॉरी 220 ग्राम आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे 220 लिख दीजिए, 220 ग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया विलयन का द्रव्यमान। 200 में 20 ऐड हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, तो विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों जोड़ देंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं परसेंट W/W, W/W। इसका फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, किसमें, ग्राम में, तो ग्राम में लिख देंगे, अपान विलयन का द्रव्यमान, जो आपका विलयन है मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में। ठीक है, तो अपान विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, ये भी रहेगा आपका ग्राम में, इनटू आपको कर देना है 100। ठीक है, इनटू आपको 100 कर देना है। अब इसी पर हम रख देंगे तो यहां पर लिखेंगे परसेंट W/W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 20 ग्राम अपान विलयन का द्रव्यमान, इसीलिए मैंने विलयन का द्रव्यमान निकाला था। देखिए यहां पर विलयन का द्रव्यमान पूछ रहा है तो ये 220 ग्राम है। ठीक है, तो 220 लिख देंगे। अब देखिए यहां से आपका 0 से 0 कट हो जाएगा, यहां पर आप 2 से इसको कट कर सकते हैं 11। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, इंटू 100 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 100 आपका हो गया। अब चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो परसेंट W/W इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 1/11 इंटू 100। ठीक है, 1/11 इंटू 100 आपका आ गया। अब देखिए 11 1 को हम 11 से भाग दे देंगे, तो W/W ऐसे लिख देते हैं, यानी कि 1 को हम 11 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 0.0909 इंटू 100। ठीक है, देखिए इसको कट करेंगे, जब आप 11 को 1 से भाग देंगे इसको तो आएगा 0.0909। ठीक है, इतना आ गया। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा परसेंट W/W इक्वल टू, देखिए इसका गुणा होगा तो जो ये दशमलव है इधर 100 है, 2 0 है, तो ये 2 अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9.09%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। यहां पर मैं लिख देता हूं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो ये आपका निकल गया है, द्रव्यमान प्रतिशत जो आपका है वो 9.09% हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 20 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता जो होगी वो 9.09% होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए दूसरा देखते हैं,
तो देखिए हमारा नेक्स्ट वाला है आयतन प्रतिशत, या इसी को हम कहते हैं V/V%, ठीक है, V/V% अथवा आयतन प्रति आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये क्या होता है, ये भी उसी तरह है, लेकिन क्या आपको करना है, विलेय आयतन दिया गया है तो आयतन को हम ml में लिखेंगे, ठीक है। तो विलेय पदार्थ की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हो आयतन प्रतिशत कहलाती है। देखिए वहां पर ग्राम में था तो वो क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत था, यहाँ पर आयतन प्रतिशत है तो हम मिली में घोलेंगे। तो विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हो आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसका फॉर्मूला भी लगभग उसी तरह होगा, V/V% या आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान मिलीलीटर में, ठीक है, अपान विलयन का आयतन मिलीलीटर में, यानी कि विलेय का आयतन मिलीलीटर में अपान विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। तो यहां पर ग्राम के जगह पर मिलीलीटर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, आयतन प्रतिशत का 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो जो एथेनॉल आपका है एथिल अल्कोहल, इसकी मात्रा 15 ml है और जल की मात्रा 300 ml है। तो सिंपल है, विलेय आपका होगा एथेनॉल और विलायक होगा जल। तो हम लिखेंगे यहां पर विलेय का आयतन। उसी तरह ये भी सॉल्व होगा, सिंपल है, विलेय का आयतन, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, 15 ml, तो यहां पर लिख देंगे 15 ml, ठीक है, या 15 मिली भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपका दिया गया है विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, ठीक है, ये हमें दिया गया है 300 ml, 300 ml, ठीक है। अब इसी से हम विलयन का आयतन निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन, ठीक है। तो विलयन का आयतन, तो ये आपका हो जाएगा 300 प्लस 15, 300 प्लस 15, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 315 ml, ठीक है। ये आपका आ गया विलयन का आयतन। अब हम क्या करेंगे, आयतन प्रतिशत निकाल लेंगे। यहां पर आयतन प्रतिशत, या इसी को लिख सकते हैं V/V%, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी उसी तरह होगा, देखिए विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, ठीक है, किसमें, मिली में, मिलीलीटर में, यानी कि ml में, ठीक है। उसके बाद में विलयन का आयतन, पूरे विलयन का, ठीक है। तो अपान विलयन का आयतन, ठीक है, ml में, यानी कि मिली में, इंटू 100, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसी फॉर्मूले पर हम अप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा V/V% इक्वल टू विलेय का आयतन है हमारा 15 ml, तो 15 लिख देंगे, विलयन का आयतन है 315 यानी कि 315, ठीक है। ये आप लिख देंगे इंटू 100 लिख देंगे। इसको जब आप कट करेंगे 15 को 315 से तो आपका आ जाएगा 0.0476, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो V/V% इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.0476 इंटू 100, ठीक है। अब इसकी प्रतिशतता निकाल लेते हैं, कितने परसेंट होगी आयतन प्रतिशत। तो V/V% इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 देखिए 2 अंक इधर आ जाएगा, ये तो 4.76% ये आपका हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आयतन प्रतिशत, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आयतन प्रतिशत जो कि आ गया है 4.76%। तो आप कह सकते हैं कि 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता 4.76% होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या W/V% या भार अपान आयतन प्रतिशत। ये है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अभी तक आपका था द्रव्यमान प्रतिशत अलग था, आयतन प्रतिशत अलग था, दोनों एक में आ गया। तो वेट अपान वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए ये क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हुई हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी कि इसमें जो विलेय पदार्थ होगा वो ग्राम में होगा और जो आपका विलयन होगा वो मिलीलीटर में होगा, ठीक है।
यानी विलेय आपका ग्राम में होगा तो ये द्रव्यमान हो जाएगा, और ये आपका विलयन मिलीलीटर में होगा तो ये आयतन हो जाएगा, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हुई हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसका फॉर्मूला होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या W/V% का विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन मिली में इंटू 100। ठीक है, इसमें ऊपर आपका विलेय का भार ग्राम में रहेगा और नीचे विलयन का आयतन मिली में रहेगा। ठीक है, इंटू 100 आपका हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, तो भार अपान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर, देखिए 250 ग्राम विलयन बनाया गया है। यहाँ पर विलयन का आयतन सीधा सीधा दे दिया गया है, हमें विलेय और विलायक जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब 20 ग्राम चीनी में हमने जल मिलाया तो 250 ml विलयन बन गया डायरेक्टली, तो विलयन का आयतन हमें सीधा सीधा दे दिया गया है। ठीक है, तो 20 ग्राम जल है, 20 ग्राम चीनी है, तो ये आपका होगा विलेय। जल है, इसकी मात्रा नहीं दी गई है, विलायक होगा। अब पूरे विलयन का आयतन हमें दे ही दिया गया है, तो हम न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। तो भार अपान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार ये हमें दिया गया है 20 ग्राम, 20 ग्राम अपान, अब हम लिखेंगे विलयन का आयतन, ये हमें सीधा सीधा दे दिया गया है, विलयन का आयतन। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है 250 ml सीधा सीधा, तो 250 ml। अब हम लगाएंगे यहां पर आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, तो यहां पर हम लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं W/V%, W/V% इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन मिली में, विलयन का आयतन मिली में इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। अब यहां से हम W/V% को निकाल लेंगे आसानी से। विलेय का भार ग्राम में दिया गया है 20 और विलयन का आयतन मिली में दिया गया है 250 इंटू आपका 100 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम पहले इसको काट देंगे। ठीक है, अब 2 को हम 25 से भाग देंगे, तो 25 से भाग देंगे तो 25 8 200, तो 0.08 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो W/V% इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 0.08 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं, W/V% इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8%। देखिए ये दशमलव इधर चला जाएगा 2 अंक, तो 8% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जो कि आ गया आपका 8%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। तो प्रतिशत वाला हमारा फिनिश हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है ये है भार अपान आयतन या ग्राम प्रति लीटर के पदों में। ठीक है, मैंने लिखा नहीं हेडिंग, लेकिन समझिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे अंश प्रति मिलियन। ठीक है, अंश प्रति मिलियन के बारे में पढ़ेंगे, और भी 2-3 चीजें हैं जो मैंने बताया था आपको, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, तो उसको भी पढ़ेंगे। देखिए अंश प्रति मिलियन, इसे हम ppm कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ppm। तो ये क्या होता है, देखिए किसी विलयन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। यानी कि किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, लगभग 10⁶ ग्राम में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है, उसको हम उस विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होगा ppm में सांद्रता इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶। 10⁶ का मतलब 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लगभग। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं।
तो देखिए इसका न्यूमेरिकल हो जाएगा अंश प्रति मिलियन का 9.6 इंटू 10⁻³ ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली है। O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। यानी कि 9.6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन जो है वो समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली है, प्रति किलोग्राम में। ठीक है, तो आप O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें विलेय यानी कि O2 का द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर विलेय या O2 का द्रव्यमान। आपका विलेय जो है वो O2 है। ठीक है, O2 का द्रव्यमान, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र में जल ज्यादा होता है वो आपका विलायक होगा और ये आपका O2 जो है ये विलेय होगा। तो इसकी मात्रा दी गई 9.6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है यहाँ पर समझिए। विलयन का द्रव्यमान देखिए जल के प्रति किलोग्राम, यानी कि हमें जो जल का प्रति किलोग्राम है यही आपको यहाँ पर रखना है। विलयन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ये हमें दिया गया है, समझ लीजिए 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, इसी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, या इसी को हम एक और चीज लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। ठीक है, 1000 को आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम निकालेंगे ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया आपको, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, इंटू 10⁻6 इसका फॉर्मूला होता है। मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी पर हम चलिए वैल्यूज को रख देते हैं। ठीक है, हमारा ppm में सांद्रता निकल आएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू करेंगे विलेय का द्रव्यमान है, देखिए ऊपर 9.6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर लिखेंगे 9.6 इंटू 10⁻³ अपान। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलयन का द्रव्यमान आपका कितना है 10⁻³ है, तो 10⁻³ लिख देंगे। इंटू आपका ये हो जाएगा 10⁻6 ऊपर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहां पर समझिए थोड़ा सा। देखिए 9.6 तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू ये 10⁻³ है, ये 6 है, तो 6 में से 3 चला जाएगा क्योंकि -3 है, 6 छोट बड़ा है। ठीक है, तो 10 में से देखिए -3 + 6, तो चूंकि 6 जो प्लस में है ये बड़ा है, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन जो चिन्ह लगेगा वो प्लस का रहेगा, यानी कि इसके आगे माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि 10⁻6 जो है ये बड़ा है, इंटू 10⁻3। अब देखिए 10⁻3 से 10⁻3 कट जाएगा, तो हमारा ppm में सांद्रता जो आ जाएगा, ppm में सांद्रता, ठीक है, वो आपका आ जाएगा 9.6 ppm, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि आपका हो जाएगा ppm में सांद्रता। ठीक है, तो 9.6 आपका आ गया, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ppm में सांद्रता निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट है मोलरता। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए मोलरता क्या होता है, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब यहाँ पर मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कोई विलयन है उसके प्रति लीटर में कितने मोल उपस्थित हैं, उन्हीं की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। आपको पता है विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि विलयन के प्रति लीटर में कितने मोल उपस्थित हैं उन्हीं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब विलेय के मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। जब ये आप डिवाइड करेंगे तो आपको विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जल आपने ले लिया, तो जल के मोलों की संख्या आपको निकालनी है, या चीनी ले लिया, चीनी के मोलों की संख्या आपको निकालनी है, तो चीनी का भार अपान चीनी का अणुभार कर दीजिए।
आपका मोलों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी फॉर्मूले पर देखिए विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, अगर इस विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर ये फॉर्मूला लग देंगे विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आएगा मोलरता का विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर ये वाला फॉर्मूला रख दिया है विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो अभी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर एक न्यूमेरिकल हम लगाते हैं मोलरता। ठीक है, तो देखिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। अब इसको 200 मिली जल में घोला गया है, तो 200 मिली जल जो है आपका विलयन का आयतन होगा। ठीक है, और 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ये आपका विलेय होगा। तो देखिए यहाँ पर सोडियम का अणुभार भी दिया गया है 23 और क्लोरीन का अणुभार 35.5, इन्हीं को जोड़ेंगे तो हमें NaCl का अणुभार आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विलेय जो आपका है, ठीक है, विलेय का भार कितना दिया गया है। देखिए विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है, ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 5.85 ग्राम। देखिए ऊपर NaCl का भार दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखिए ये 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब विलेय का अणुभार यहां पर हम निकाल लेते हैं, विलेय का अणु भार। ठीक है, ये हमें कितना कैसे निकालना, देखिए आप Na का और Cl का अणुभार जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा विलेय का अणुभार। तो आप क्या कीजिए 23 प्लस 35.5 कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 58.5। ठीक है, 58.5, ये आपका हो जाएगा विलेय का अणु भार। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो आपका विलयन का आयतन है वो मिली में दिया गया है और फॉर्मूले में हमने पढ़ा है विलयन का आयतन लीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो NaCl विलयन का आयतन, NaCl विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको अगर 200 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से भाग दे दीजिए, क्योंकि हमें पता है 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ से ये कट ये सब कट हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 का आपको जब आप 2 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.20 लीटर। ठीक है, देखिए 2/10 बचा था, हमने भाग दिया 0.20 लीटर आ गया विलयन का आयतन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरता। ठीक है, तो मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे, यम से इसको डिनोट करते हैं। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, देखिए आपको दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया है यहाँ पर कि कैसे फॉर्मूला होगा। एक फॉर्मूला ये है मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। एक आपका ये है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो हम इसको चलिए रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, लीटर में, लीटर में। ठीक है, अब इसी पर हम रख देंगे यहां पर वैल्यूज आपका। तो देखिए हमें विलेय का भार ऊपर दिया गया है, देखिए 5.85 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.85 इंटू विलेय का अणुभार भी दिया गया 58.5, तो ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, इंटू 1 अपान, देखिए विलयन का आयतन हमें दिया गया है लीटर में 0.20। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए इसको, थोड़ा सा क्या करना है आपको। यहां पर सबसे पहले ये देखिए कि यहां पर जो आपका ये हो जाएगा, आप देखिए ऊपर देखिए 5.85 है, नीचे 58.5 है। तो जब आप इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके एक अंक इधर दशमलव है, यहाँ पर है, तो 10 आ जाएगा जब इसको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा
1/10 इंटू 1/0.20। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर m लिखते आ जाएंगे, मोलरता हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 1/, जब आप 0.20 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, 2 आ गया, इसको कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मोलरता आ गई है, मोलरता जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं यम से, ये हमारी आ गई 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलरता का मात्रा मोल प्रति लीटर कर दीजिए इसको। ठीक है, लीटर, इसको याद रखिएगा, ये ला लिखा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मोल प्रति लीटर, तो ये आपका आ जाएगा मोलरता। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप मोलरता को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉर्मलता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। जैसे उसमें मैंने आपको बताया कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पर नॉर्मलता है, मोलरता यानी कि मोलों की संख्या, नॉर्मलता यानी कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो देखिए किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा, जैसे आपने विलेय के मोलों की संख्या निकाला था, मोलरता आप निकाल रहे थे, तो उसमें क्या था, विलेय के मोलों की संख्या थी, यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी, बाकी सब सेम होगा। तो नॉर्मलता N इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, या इसी फॉर्मूले को अगर आप क्या करना चाहें, इस लीटर को मिलीलीटर में लिखना चाहें तो 1000 से भाग दें, गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलता इक्वल टू हो जाएगी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन ml में। मान लीजिए आपको ml में दिया गया है, तो आप ml में अगर लिखेंगे तो 1000 से आपको गुणा करना होगा अलग से। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे उसमें विलेय के मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला था, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, तो यहाँ पर भी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का एक फॉर्मूला है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू होगा विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार। ठीक है, वहां पर था विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, लेकिन यहाँ पर हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे हैं, तो विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो आपका फॉर्मूला था विलेय के ग्राम की तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, देखिए यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर हम ये लिख देंगे। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार अपान विलयन का आयतन लीटर में इंटू 1000। तो एक फॉर्मूला आपका और निकल कर आएगा, नॉर्मलता N इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार इंटू 1000 अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ml कर दीजिएगा। ठीक है, इसको कट करके आप लोग मिलीलीटर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने ऊपर 1000 से गुणा किया है तो यहाँ पर मिली रहेगा। ठीक है, अगर 1000 से गुणा ना करते तो यहाँ पर लीटर लिख सकते थे। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला होगा, जैसे हमने मोलरता में देखा था, क्या था उसमें विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर क्या है, विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार इंटू 1000 अपान विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, अगर आप 1000 ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर मिली लिखना होगा, अगर आप केवल 1 लिखते हैं तो यहाँ पर लीटर आपको करना होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मलता का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 8 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें विलेय का भार दिया गया है 8 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये 8 ग्राम है, तो ये आपका विलेय होगा। ठीक है, 100 ml जल में घोला गया है, ये आपका विलयन का आयतन है 100 ml। ठीक है, अब विलयन की नॉर्मलता आपको ज्ञात करना है, तो लिखिए विलेय का भार, विलेय का भार इक्वल टू ये आपको दिया है 8 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको लिखना है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 100 ml, 100 ml। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें विलेय का अणुभार निकाल लेना है, यानी कि जो आपका NaOH है, तो हम लिखेंगे NaOH का अणुभार, ये आपका विलेय है। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, विलेय का अणुभार, का
अणु भार। ठीक है, तो देखिए NaOH का अणुभार आपको दिया रहेगा। वैसे Na का अणुभार होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1, तो टोटल आपका आ जाएगा 40। ठीक है, ये आपका आ गया विलेय का अणुभार। अब हम इसके हिसाब से निकाल लेंगे NaOH का तुल्यांकी भार। देखिए NaOH यानी कि विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या होता है, अणुभार अपान संयोजकता, अणुभार अपान संयोजकता, संयोजकता। तो देखिए अणुभार जो है मैंने अभी ऊपर निकाला NaOH का, वो आ गया आपका 40। संयोजकता जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40, यानी कि NaOH का तुल्यांकी भार आ जाएगा 40। NaOH का तुल्यांकी भार। ठीक है, ये आपका आ गया 40। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो फॉर्मूला हमने निकाला था। देखिए अभी मैं बता रहा हूं, ये आपका फॉर्मूला देखिए, ये हमने देखा था कि नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार इंटू 1000 अपान विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, नॉर्मलता आ जाएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला जो हमने पहले देखा था वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बाद में आपका यही आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे नॉर्मलता n। ठीक है, नॉर्मलता n इक्वल टू आपका हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, फॉर्मूला लिख लेते हैं, विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इंटू 1000 अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मिली में। ठीक है, मिली में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अब इसी पर हम रख देंगे। देखिए विलेय का द्रव्यमान हमें ऊपर दिया गया है, ये देखिए विलेय का भार 8 ग्राम है। ठीक है, विलयन का आयतन 100 ml हमें दिया गया है। उसके बाद में इसका तुल्यांकी भार जो है 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, ये हमें दिया गया है 8, तुल्यांकी भार हमने निकाला है 40, तो 8/40 हो जाएगा इंटू 1000 आपका ऐसे रहेगा। विलयन का आयतन हमें दिया गया है 200 ml, ऊपर मैंने बताया है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए विलयन का आयतन हमें दिया गया है, यहाँ पर 200 ml है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 200 लिख लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 200, सॉरी ये आपका 100 ml है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके 100 ml है, तो इसको 100 कर दीजिएगा फिर से, तो ये आपका 100 ml दिया गया है, 100 ml। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। अब देखिए 4 से ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो इस 0 से आपका ये 0 कट हो जाएगा, यानी कि ये 2 0 आपका ये कट हो गया और ये 40 का 0 इससे कट हो गया। ठीक है, अब इसको कट करने 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 2, तो आपकी नॉर्मलता जो आ गई, नॉर्मलता। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे n से, ये आपका 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तुल्यांक प्रति लीटर, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मलता n इक्वल टू 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप तुल्यांकी भार आसानी से वो नॉर्मलता निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए अब हमारा भार प्रति आयतन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं भार प्रति भार में, यानी कि जो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की तीसरी विधि थी, इसमें आपको मोललता और मोल प्रभाज पढ़ना। तो देखिए मोललता क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। देखिए इसमें क्या होता है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। जैसे अभी मैंने आपको मोलरता पढ़ाया था, जिसमें क्या था, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी विलायक के
1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसको हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। मोललता m इक्वल टू फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000, ठीक है। या इसी को हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। तो जब हम इस विलेय के मोलों की संख्या पर उसको रखेंगे तो आपका आ जाएगा मोललता इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपान विलायक का भार ग्राम में, ठीक है। जैसे हमने मोलरता में किया था वैसे इसमें भी है लगभग। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस फॉर्मूले को वहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या है मोललता का, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमें विलेय दिया गया है 14.625, ठीक है, क्योंकि ये कम है किससे, 250 ग्राम से। तो ये आपका है सोडियम क्लोराइड जो है ये विलेय है। तो हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय, ठीक है। ब्रैकेट में हम चाहें तो लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl का भार, ठीक है। ये हमें दिया गया है 14.625 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में दिया गया है हमें विलायक का भार 250 ग्राम। तो लिखेंगे यहां पर विलायक का भार, ठीक है। विलायक आपका जल है तो विलायक का भार आपको दिया गया है 250 ग्राम। तो यहां पर लिख देंगे 250 ग्राम, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, सभी को पता है कि Na जो होता है उसका अणुभार कितना होता है और Cl का अणुभार कितना होता है। मैंने अभी आपको बताया था Na का होता है 23, ठीक है, Cl का होता है 35.5। तो दोनों आपको याद रखना, अभी काम आएगा आगे। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, NaCl का अणुभार यानी कि विलेय का अणुभार, ठीक है। विलेय क्या है आपका, NaCl। तो NaCl का अणुभार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। तो ये दोनों मिलाकर आपका हो जाएगा 58.5, ठीक है, इतना आ गया। अब हम निकाल लेंगे यहां पर मोललता, मोललता, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे m से। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला हम लगा लेंगे, क्योंकि हमने 2 फॉर्मूला आपको मोललता का बताया है, ठीक है। देखिए दोनों आप लगा सकते हैं, चाहे आप इसको लगा सकते हैं, ये जो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार रखना होगा, ठीक है। और हम चाहे तो दूसरा वाला भी लगा सकते हैं, तो दूसरा वाला आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। इसको भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो आपका मोललता का फॉर्मूला होगा विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलायक का भार, ठीक है, अपान विलेय का अणुभार, अपान विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपान विलायक का भार ग्राम में, ठीक है। जब 1000 ऊपर लिखेंगे तो नीचे ग्राम में लिखेंगे। अगर 1000 हम ऊपर नहीं लिखते, 1 लिखते तो नीचे किलोग्राम में लिखते, ठीक है। तो विलायक का भार ग्राम में, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विलेय का भार कितना है, विलेय का भार आपका दिया गया है ऊपर देखिए, ये आपका है 14.625 ग्राम, ठीक है। तो 14.625 अपान विलेय का अणुभार कितना आया है, देखिए ये आया है 58.5। तो इसको कर देंगे 58.5 इंटू 1000 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, अपान विलायक का भार ग्राम में देखिए 250 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 250, समझ में आ गया। तो इससे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 25 को 100 को 25 से कट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, चलिए ये आपका आ जाएगा 14.625 इंटू 4 अपान 58.5, ठीक है। अब आप लोगों का यहाँ पर ट्विस्ट है, क्या है देखिए, यहाँ पर m लिखते हुए आइएगा, स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m। अब देखिए क्या होगा, 14.625 का जब 4 से गुणा करेंगे तो आपका 58.5 ही आएगा, ठीक है। नीचे भी 58.5 ऑलरेडी दिया गया है, दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि सेम है। तो आपका मोललता, जो मोललता आ जाएगी, मोललता
ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ये आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो मोललता आपका जो आ गया वो 1 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप मोललता निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं लास्ट अपना जो विलयन की सांद्रता निकालने की विधि है, जो कि है मोल प्रभाज, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा जो मोल प्रभाज या मोल अंश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, देखिए विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, जैसे आपको पता है विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय एक विलायक। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। जैसे आप विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं तो पहले विलेय के मोलों की संख्या अपान, ठीक है, विलेय एवं विलायक के मोलों की संख्या, इन्हीं के अनुपात को हम उस अवयव का मोल प्रभाज कहेंगे। जैसे समझिए ये एक पात्र है, इसमें जल विलायक है, चीनी विलेय है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे विलेय के कण हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए हमें सिर्फ चीनी का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए विलेय का मोल प्रभाज हम कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, नीचे क्या लिखेंगे, जो विलयन में दोनों उपस्थित होते हैं विलेय और विलायक, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको अगर विलायक का निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर विलायक के मोलों की संख्या अपान नीचे दोनों कर देंगे विलायक प्लस विलेय। तो इस प्रकार से आप किसी एक घटक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। डेफिनेशन से भी स्पष्ट है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। तो विलेय का मोल प्रभाज आपका, इसको मान लेते हैं एक्स ए, ठीक है, एक्स ए। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि जिसका आपको जिस भी अवयवी घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखना है, जिसका नहीं निकालना उसको सिर्फ नीचे लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब x से इक्वल टू मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या को हम Na मान लें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na अपान Na प्लस NB। विलायक के मोलों की संख्या को हम NB मान लें तो ये आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे विलायक का मोल प्रभाज इसको मान लेते हैं XB, तो ये इक्वल टू हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, जिसका आप निकाल लें उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है। तो XB इक्वल टू हो जाएगा NB, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या अपान Na प्लस NB। अब क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। किसी भी यानी कि किसी भी अगर हम विलयन का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो उसमें उपस्थित जो अवयव होते हैं, ठीक है, जो घटक होते हैं उनका जो योग होता है वो 1 होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, विलयन में दोनों जो घटक हैं आपके विलेय और विलायक, उनके मोल प्रभाज को हम जोड़ देंगे। तो विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, जब इन दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ेंगे तो हमेशा वो 1 आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज एक्स इक्वल टू हमने निकाला था Na अपान Na प्लस NB और प्लस XB इक्वल टू हमने निकाला था NB अपान Na प्लस NB। यानी कि Na क्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है, NB है विलायक के मोलों की संख्या, दोनों जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर Na प्लस NB आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इसका हर बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा Na प्लस NB अपान Na प्लस NB, दोनों कट हो जाएंगे तो XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित जो अवयव होते हैं, जो घटक होते हैं, उनके मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब आप 1 है तो इससे आप किसी का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको विलेय का मोल प्रभाज पता है तो आप विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके अवयवी जो घटक हैं विलयन के, उनका जो मोल प्रभाज होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज पता है तो आप विलायक का मोल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं, 1 में से आप उसको घटा दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको निकाल सकते हैं। अब चलिए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मोल प्रभाज का जो न्यूमेरिकल है वो क्या है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें जो 72 ग्राम है ये मान लीजिए आपका विलेय है और 92 ग्राम विलायक है, क्योंकि दोनों जो है इसमें 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इसकी मात्रा थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों के मिश्रण में आपको दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो मैंने बताया अगर आप विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ऊपर विलेय और नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों लिखना होगा। तो चलिए एक एक को करते हैं। तो सबसे पहले जल का भार और इसका अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है, तब देखते हैं। तो देखिए जल यानी कि H2O, इसका भार हमें दिया गया है, जल का भार, ठीक है, कितना दिया गया है, देखिए 72 ग्राम, तो हो जाएगा 72
ग्राम। ठीक है, उसके बाद में एथिल अल्कोहल का भार दिया गया है हमें, एथिल अल्कोहल का भार ठीक है, ये कितना हमें दिया गया, 92 ग्राम, 92 ग्राम। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, जल का अणुभार पहले निकाल लेना है। जल फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, H2O होगा। ठीक है, इसका अणुभार निकाल लेते हैं, अणुभार। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है इसका अणुभार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका हमारा जल का जो अणुभार आया वो 18 आ गया। ठीक है, अब देखिए C2H5OH, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH का अणुभार ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन का होता है 12, तो 2 कार्बन है तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो H5 है यानी कि 5 हाइड्रोजन है तो 5 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 46। जोड़िए, देखिए 24 5 29, 6 35, 1 36, 10 46। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब हम एक एक के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। जैसे पहले जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने आपको बताया है कि जब मोलों की संख्या नहीं पता होगी तो आप मोल प्रभाज नहीं निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो आपको पहले मोलों की संख्या निकाल लेनी है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जल का भार अपान जल का अणुभार, जल का अणुभार। ठीक है, अब इसी को डिवाइड कर देंगे। जल का भार हमें ऊपर दिया गया है, देखिए 72 ग्राम, अणुभार है 18, तो इसी को लिख देंगे, तो 72/18 हो जाएगा आपका, 18 चौक 72। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4, यानी कि जल के मोलों की संख्या हमारी आ गई 4। तो हम यहां पर लिख देंगे जल के मोलों की संख्या। ठीक है, अब C2H5OH के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं ऐसे, तो C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये भी आपका वही फॉर्मूला होगा, C2H5OH का भार अपान उसका अणुभार। ठीक है, तो C2H5OH का भार अपान C2H5OH का अणुभार। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, भार हमारा कितना दिया गया है, ऊपर दिया गया है, देखिए इसका भार है 92 ग्राम और अणुभार आपका है 46 ग्राम। तो यहाँ पर लिख देंगे 92 ग्राम ये हो गया और 46 ग्राम ये हो गया। ठीक है, कट कर देंगे, 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 2। देखिए 2 आ गया, यानी कि C2H5OH के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या 4 आई, C2H5OH के मोलों की संख्या 2 आई। अब हम एक एक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। पहले जल का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो देखिए जल का मोल प्रभाज जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने भी आपको बताया था कि जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को रख देंगे, तो जल के मोलों की संख्या मैंने आपको बताया था, अभी हमने निकाला है 4। ठीक है, अपान जल के मोलों की संख्या 4 होगी, प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हमने 2 निकाली है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 4/6 हो जाएगा। ठीक है, तो जल का मोल प्रभाज हमारा आ जाएगा, जब इसको कट करेंगे 4 को 6 से, तो 0.666 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.666। ठीक है, इतना आ गया हमारे जल का मोल प्रभाज। चूंकि हमें दोनों का निकालना है, एथिल अल्कोहल का भी निकालना है, तो हम यहां पर एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज निकालेंगे। तो C2H5OH का मोल
प्रभाज। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले C2H5OH के मोलों की संख्या लेंगे, C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है, फिर अपान लगाएंगे, यहां पर थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पर जल के मोलों की संख्या ले लेंगे, जल के मोलों की संख्या प्लस C2H5OH जिसका आप निकाल लें उसको ऊपर नीचे दोनों जगह रखना है। ठीक है, के मोलों की संख्या। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी पर हम रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए C2H5OH के मोलों की संख्या मैंने बताया था आपका 2 होता है। ठीक है, अपान 2 हमने निकाला था, यहां पर 4 रख देंगे क्योंकि जल के मोलों की संख्या है तो 4 हो जाएगी। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा 2, तो ये क्या आएगा आपका 2/6 आ जाएगा, 2/6। ठीक है, तो 2/6 आ गया, तो जब इसको भाग देंगे हम तो ये आपका आ जाएगा 0.333। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं C2H5OH का मोल प्रभाज जो होगा वो हो जाएगा 0.333। ठीक है, और यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि दोनों का हमने अलग अलग मोल प्रभाज निकाल लिया है, C2H5OH का भी और जल का भी मोल प्रभाज। तो इस तरह से आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको विलयन की सांद्रता पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है जिसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब राउल्ट का नियम है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखिए राउल्ट के नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी विलयन है उसके अंदर जो भी वाष्पशील अवयवी घटक है, मैंने आपको बताया था विलयन के 2 अवयवी घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक, यानी कि जो वाष्पशील अवयवी घटक होगा उसका आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। मोल भिन्न का मतलब मोल प्रभाज, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, विलयन की सांद्रता निकालने की विधियों में, तो मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है, जैसे एक चित्र हम समझते हैं उसको समझिए तब आपके समझ में आएगा। देखिए ये द्रव A आपका है, ये द्रव B है। ठीक है, ये मान लीजिए शुद्ध द्रव है जो कि ऊपर ये ढका हुआ है और शुद्ध द्रव B है, इसके ऊपर भी ये लगा हुआ है। ठीक है, ताकि जो वाष्प है वो बाहर ना निकल पाए, इसकी सतह पर वाष्प जो है बाहर ना निकल पाए। ये जो सतह पर ये जो है ये शुद्ध द्रव है। ठीक है, शुद्ध द्रव A इसको नाम दिया है मैंने, और ये ढका हुआ है यानी कि ढक्कन टाइप का, ताकि जो वाष्प है वो बाहर ना निकल पाए। यहां पर वाष्प दाब की बात की जा रही है। ठीक है, शुद्ध द्रव ये आपका B है जिसका वाष्प दाब मान लीजिए PB0 है। ठीक है, तो शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब PA0 है और शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब PB0 है। यानी कि जो ये वाष्प है, ठीक है, इस द्रव का जो वाष्प निकलेगा टेम्परेचर देने पर वो इस पर एक प्रेशर जनरेट करेगा इस सतह पर। ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम वाष्प दाब बोलेंगे। तो शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब P0 है। जैसे आप देखते होंगे घर पर जो भगोना होता है, ठीक है, उसमें जब चावल बनता है तो अगर उसको एकदम से ढके रहेंगे तो जब नीचे से गर्म करते हैं तो उसके भाप जो है उस ढक्कन को खिसकाने का प्रयास करता है, उस पर प्रेशर लगाता है, वैसे यहां भी लगाएगा। ठीक है, ये शुद्ध द्रव भी है। अब देखिए दोनों को हमने मिला दिया तो यहां पर एक विलयन बन गया जिसमें A और B दोनों होंगे। अब इसके वाष्प दाब को मान लेते हैं, यहां पर आपका शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब PA0 था, शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब PB0 था। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को हमने एक में मिला दिया तो मान लीजिए कि PA इक्वल टू द्रव A का आंशिक वाष्प दाब, यानी कि PA जो है वो द्रव A का आंशिक वाष्प दाब है जो इसमें द्रव A है। ठीक है, इस विलयन में, और PB जो है द्रव B का आंशिक वाष्प दाब है। अब देखिए इसका आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो मैंने अभी आपको राउल्ट के नियम में बताया कि जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा तो इसके अनुसार
तो देखिए यहां पर मान लीजिए माना दो द्रव, मैं वही लिख रहा हूं जो चित्र में मैंने बताया। देखिए माना दो द्रव ए व बी से विलयन बनाया गया है। विलयन में द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब Pa व द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब Pb है। तो राउल्ट के नियम से मैंने आपको बताया कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो ये आपका Pa जो है, ठीक है, ये द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब है, ये आपका इस मोल भिन्न के समानुपाती होगा, यानी कि XA के समानुपाती होगा। द्रव A के मोल प्रभाज के ये समानुपाती होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर Pa0 जुड़ जाएगा। Pa0 क्या है? Pa0 है शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब। ठीक है, Pa0 क्या है? ये आपका Pa0 है शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब। तो आप कह सकते हैं कि किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, किसी अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज और शुद्ध द्रव जो जब वो शुद्ध अवस्था में था, ठीक है, तो शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे देखिए Pb क्या होगा? जो हमारा शुद्ध द्रव B है वो भी द्रव B के, यानी कि द्रव B के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो यहां पर जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो Pb0 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका Pa और Pb हो गया, यानी कि द्रव A का आंशिक वाष्प दाब और द्रव B का आंशिक वाष्प दाब। अब हम निकालेंगे कुल विलयन का वाष्प दाब। देखिए अभी तक हमने निकाला द्रव A का आंशिक वाष्प दाब और द्रव B का आंशिक वाष्प दाब। अब इस कुल विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? तो इसको हम मान लेते हैं ये PS है। यदि विलयन का कुल वाष्प दाब PS हो तो कुल वाष्प दाब निकालने के लिए हमें द्रव A का आंशिक वाष्प दाब और द्रव B का आंशिक वाष्प दाब दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो PS इक्वल टू Pa प्लस Pb कर देंगे। PS इक्वल टू Pa के स्थान पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे Pa0 इंटू XA, तो Pa0 इंटू XA प्लस Pb0 इंटू XB। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जहां PS है विलयन का कुल वाष्प दाब। तो इस प्रकार से आप राउल्ट के नियम को समझ गए होंगे कि किसी विलयन में, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यही है राउल्ट का नियम। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए राउल्ट के नियम की सीमाएं समझते हैं। तो देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ, यानी कि नियम दिया गया तो उसकी कुछ सीमा होगी कि किस सीमा तक उसको लागू किया जाता है। ठीक है, तो पहला राउल्ट का नियम अति तन्य विलयनों के लिए लागू होता है, यानी कि जो राउल्ट का नियम होता है वो अति तन्य विलयनों के लिए लागू होता है। तन्य विलयन का मतलब जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो, क्योंकि विलेय की मात्रा जब कम होगी तो वो विलयन पतला होगा, पतला होगा तो वो तन्य विलयन कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तन्य विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर चीनी पानी आपने मिक्स किया, अगर आप चीनी ज्यादा डाल देंगे तो विलयन गाढ़ा बन जाएगा, तो उसको हम सांद्र कहेंगे। अगर चीनी आप कम डालते हैं तो विलयन पतला रहेगा, उसको हम तनु बोलते हैं। ठीक है, तो राउल्ट का नियम अति तन्य विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा है राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है, यानी कि राउल्ट का नियम उन्हीं विलयनों के लिए लागू होगा जिसमें अवाष्पशील विलेय होगा। ठीक है, तीसरा राउल्ट का नियम उन विलेयों के लिए भी लागू नहीं होता जो विशेष विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं, यानी कि राउल्ट का नियम वहां भी लागू नहीं होगा, उन विलेयों के लिए भी लागू नहीं होगा जो विशेष विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं, यानी कि उनका वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए, वहां पर वो लागू नहीं होगा राउल्ट का नियम। ठीक है, अब चलिए समझते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन ये क्या होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि सिंपल समझें तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होंगे। ठीक है, और किसके? सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में, यानी कि आप जो राउल्ट का नियम का पालन करेंगे उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका एग्जांपल है बेंजीन व टालुइन का मिश्रण, बेंजीन और टालुइन का मिश्रण। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड का मिश्रण, C6Cl6, ठीक है, व CCl4 का मिश्रण। ठीक है, तो ये सब आपके होंगे आदर्श विलयन के एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे देखते हैं अनादर्श विलयन क्या होता है। तो देखिए अनादर्श विलयन क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं, यानी कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे देखिए एसीटोन व एथेनॉल का मिश्रण,
ठीक है। दूसरा है C2H5OH प्लस H2O का मिश्रण, यानी कि एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण। तीसरा है मेथिल अल्कोहल व जल का मिश्रण। चौथा है ईथर व एसीटोन का मिश्रण। तो ये सब एग्जाम्पल होंगे अनादर्श विलयन के। तो बहुत ही सिंपल है, जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे उन्हें आदर्श विलयन कहेंगे, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या होते हैं, देखिए वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कि ऐसे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या पर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये होता है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है। अब देखिए इसको हम किस किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी कि विलयन के कुछ अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं जिनको हम इस वीडियो में यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित है। जैसे पहला आपका है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, एक एक को हम पढ़ेंगे अभी। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। ये होते हैं आपके अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक को। तो देखिए अब हमारा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सबसे पहला अणुसंख्य गुणधर्म है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी, वेपर प्रेशर। ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, ठीक है, यानी किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई विलायक है, ठीक है, उसके वाष्प दाब में जो अवनमन हो रहा है उसमें तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, जो शुद्ध विलायक है उसके वाष्प दाब के अवनमन के अनुपात को हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र में समझिए, ये आपका एक पात्र है, ठीक है, शुद्ध विलायक इसमें भरा हुआ है। देखिए इस सतह पर शुद्ध विलायक भरा हुआ है, इसको ऊपर से ढक दिया गया है, ठीक है, ताकि जो इसके वाष्प है, मान लीजिए हम टेम्परेचर दें तो इसके जो वाष्प हैं वो इस सतह से टकराएं, इनमें प्रेशर आए, उसी को हम वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर टकराकर कुछ जो कण है वो वापस आ रहे हैं, कुछ इसी में भरे हुए हैं। ठीक है। तो इसका मान लीजिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो P0 है। ठीक है, P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब हम क्या करते हैं, इसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं, यानी कि इसी शुद्ध विलायक में हम विलेय डाल देते हैं, वो भी अवाष्पशील, जो कि वाष्पशील ना हो। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इस विलयन में क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। क्यों कमी आ जाएगी, क्योंकि जब आपका विलायक है तब वाष्प दाब जो है वो ज्यादा होगा, अगर उसमें हम अवाष्पशील विलेय डाल दें तो उसका वाष्प दाब कम होगा। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। जैसे देखिए आप अगर पानी लेंगे और उसको टेम्परेचर देंगे तो बहुत जल्दी क्या होगा, उबलने लगेगा। ठीक है। अगर उसमें आप ज्यादा मात्रा में चीनी डाल दें तो क्या होगा, उसको उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो उसके क्वथनांक में जो है कमी आएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि शुद्ध विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय डाल देंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, उसी को हम कहेंगे। तो ये आपका है। तो मान लीजिए यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0 है, और जब ये इसमें मैंने अवाष्पशील विलेय डाल दिया तो विलेय और विलायक बनकर विलयन का निर्माण कर दिए। देखिए ये आपका विलयन है, क्या है, विलयन है। अब मान लीजिए इस विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS है। इस विलयन का जो वाष्प दाब है, देखिए ये कण जो है इस सतह से टकरा रहे हैं तो वाष्प दाब होगा। ठीक है। तो ये आपका PS है मान लीजिए। अब देखिए वाष्प दाब में अवनमन क्या हुआ, तो देखिए पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 था। ठीक है। अब यहां पर विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS है। तो अगर आपको वाष्प दाब में अवनमन निकालना है, वाष्प दाब में कमी निकालना है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दीजिए, जो आएगा वही वाष्प दाब में अवनमन होगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहां पर P0 माइनस PS लिख दिया है, ये वाष्प दाब में अवनमन हो गया। ठीक है। अब देखिए इसके आपेक्षिक अवनमन का मैंने डेफिनेशन आपको ऊपर बताया है कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि जो विलायक का वाष्प दाब में अवनमन हुआ है, वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, P0 माइनस PS। ठीक है। इसमें अवनमन तथा वाष्प दाब को, ठीक है, आप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को।
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट। तो इसके अनुपात को, पी नॉट के अनुपात को हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो यहां पर जो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन हुआ और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, इन्हीं के अनुपात को हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि जो आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आया, ये मोल प्रभाज के बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभाज। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी जीरो इक्वल टू एक्स विलेय, क्योंकि मैंने आपको राउल्ट के नियम में अभी बताया है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के जो विलयन के लिए वाष्प दाब होता है वो आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि विलेय या विलायक का मोल प्रभाज जो होता है उसका अवनमन होता है वो उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी जीरो इक्वल टू एक्स विलेय। ठीक है, अब चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी का भी मोल प्रभाज निकालना, जैसे आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल अपान विलेय प्लस विलायक के मोल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको मोल प्रभाज पढ़ा रहा था। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक मैं बता देता हूं, ये मैंने मोल प्रभाज आपको पढ़ाया था आगे। तो देखिए यहां पर मैंने बताया था विलेय का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो यहां पर मैंने बताया था एक्स ए इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, एक्स विलेय, वहां पर मैंने एक्स ए इसलिए लिखा था क्योंकि वहां पर दो अवयवी घटक हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्स विलेय इक्वल टू एन अपान एन प्लस एन। यहां जो स्मॉल एन है ये विलेय के मोलों की संख्या है, कैपिटल एन जो है ये विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, तो जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना है उसे ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है। तो देखिए यहां पर n प्लस एन हो गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमें पता है कि पी जीरो माइनस पी एस अपान पी जीरो इक्वल टू एन अपान एन प्लस एन। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पर एक्स विलेय के स्थान पर हम एन अपान एन प्लस एन रख देंगे विलेय के मोल प्रभाज के स्थान पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपका यहां पर बन सकता है, जहां स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए मैंने आपको बताया कि राउल्ट का नियम जो है वो अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है, यानी कि जो विलयन बहुत पतला होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसी के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। तो अति तनु विलयनों के लिए क्या होगा, जो स्मॉल एन होगा, ठीक है, ये बहुत छोटा होगा किससे, कैपिटल एन से। तो आप मान सकते हैं कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग आप कैपिटल एन मान सकते हैं, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या इक्वल टू आप मान सकते हैं विलायक के मोलों की संख्या। क्योंकि अति तन विलयनों में क्या होगा, विलेय बहुत कम होगा, जब विलेय बहुत कम होगा तो उनके मोलों की संख्या भी बहुत कम होगी। तो एन प्लस एन इक्वल टू आप कैपिटल एन मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत पतला विलयन है तो उसमें मोलों की संख्या कम होगी विलेय के। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं कैपिटल एन। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एन अपान एन। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज हमें और पता है कि विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और विलायक के मोलों की संख्या इक्वल टू विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। तो इस n अपान n के स्थान पर इनको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो आप फार्मूला आप लोग एक के बाद एक क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको पहले से पता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले। अब यहाँ पर स्मॉल w क्या है, विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार है। स्मॉल w के बाद कैपिटल स्मॉल m क्या है, ये विलेय का अणुभार है। इस कैपिटल W क्या है, विलायक का अणुभार है, सॉरी विलायक का भार है। ठीक है, और इस कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो इसके कई फॉर्मूले मैंने आपको बताए। तो इस प्रकार से आपका ये होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वथनांक का उन्नयन, जिसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव जो है वो उबलने लगता है। ठीक है, वही होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब या फिर 76 मिमी पारा के बराबर हो जाता है। यानी कि किसी द्रव का वाष्प दाब वह टेम्परेचर होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, एनटीपी पर जल का क्वथनांक लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या है, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, ज्यादा होना, और अवनमन का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, तो ये होता है दोनों का मतलब। तो उन्नयन है यहां पर तो बढ़ रहा है। तो देखिए
किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि मैंने अभी आपको समझाया था उसमें वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा था, जब शुद्ध विलायक मैंने लिया तो इसमें अगर अवाष्पशील विलेय घोलते हैं तो जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, अगर आप केवल पानी को लेकर गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी वो उबलने लगेगा। अगर आप उसको उसमें ज्यादा चीनी डाल दें, थोड़ा गाढ़ा हो, तो उसको उबलने में टाइम लगेगा, यानी कि उसका क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालने पर उसका क्वथनांक ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अधिक हो जाता है। उसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब वो उबलेगा। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, और किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को ही विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि जब उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा तो उसी को हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। अब विलायक के क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका होगा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्वथनांक का बढ़ना, ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि होना। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय डालेंगे तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा और उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब विलायक के क्वथनांक में उन्नयन जो होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है मोललता का। अब विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन है इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा टीबी से, ठीक है। डेल्टा टीबी जो है ये क्वथनांक में उन्नयन है। ये अनुक्रमानुपाती होगा स्मॉल एम। देखिए, मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो ये इसके अनुक्रमानुपाती होगा। जब समानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहां पर एक स्थिरांक जुड़ जाएगा केबी। इसको हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर एक केबी ऐड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, मैं जब आपको मोललता पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है, मोललता का एक फॉर्मूला होता है कि मोललता इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोललता इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1 अपान विलायक का भार ग्राम में, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो देखिए वही हमने यहां पर लिखा है। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है मोललता के स्थान पर, नीचे देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है W, ये है विलेय का भार, अपान ये कैपिटल W है जो विलायक का भार है, इंटू स्मॉल m जो है ये विलेय का अणुभार है, ठीक है। तो विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, ठीक है, इंटू 1000। तो यहां पर मैंने मोललता का फॉर्मूला लगा दिया है। केबी आपका ऐसे ही रहेगा, मोललता के स्थान पर मैंने ये लिख दिया है क्योंकि मोललता का मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोललता m इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटा विलायक का भार, ठीक है। वही मैंने यहां पर लिखा है, देखिए विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, ठीक है, इंटू 1000 बटा ये विलायक का भार कैपिटल W है। तो वही मैंने लिखा है, ठीक है, यहां पर दूसरी तरह से, या इसी को हम लिख सकते हैं 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू स्मॉल m विलेय, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका होगा किसका फॉर्मूला, क्वथनांक में उन्नयन का, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसीलिए मैंने इसे बताया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर स्मॉल w जो है वो विलेय की मात्रा है। मैंने अभी आपको बताया विलेय की मात्रा ग्राम में लेंगे तो 1000 ऊपर लिखेंगे, अगर किलोग्राम में लेते हैं तो ऊपर 1000 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और स्मॉल w आपका है क्या, ये कैपिटल W है विलायक की मात्रा ग्राम में, स्मॉल m है विलेय का अणुभार, डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन। अब एक और चीज समझते हैं, यहां पर जो आपका केबी है ये क्या है, केबी इक्वल टू मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था अभी, ठीक है। तो देखिए विलायक के 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, ठीक है। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है। यहां पर लिख दीजिएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, कहलाती है। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, यानी कि जो इसकी वैल्यू होती है वो हर एक विलायक के लिए स्थिर रहती है, चाहे विलेय पदार्थ कोई भी हो, क्योंकि जब विलायक में 1 मोल घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव स्थिर रहती है। तो यहां पर आपको डेफिनेशन याद रखना है कि विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि होती है उसी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिमांक में अवनमन, ठीक है। हिमांक में अवनमन का मतलब क्या, जो हिमांक में जो अवनमन हो, अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है, डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है। हिमांक क्या है, किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, अर्थात एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। हिमांक का मतलब जिस टेम्परेचर पर जो द्रव है वो ठोस में बदल जाए, ठीक है, हिम में बदल जाए, बर्फ में। तो किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब जो है, जो उसके द्रव अवस्था का वाष्प दाब है, वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठीक है, तभी तो वो ठोस में बदलेगा। अर्थात एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो देखिए जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, यानी कि जब आप किसी विलेय को किसी विलायक में घोलेंगे तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। यानी कि जब किसी विलेय पदार्थ को, मान लीजिए कोई विलेय पदार्थ है, उसको किसी विलायक पदार्थ में घोलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, विलायक का हिमांक कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए केवल हम पानी लें और उसको टेम्परेचर दें ताकि वो हिमांक उसका वो जो है बर्फ में बदल जाए, तो क्या होगा, वो जल्दी बदलेगा। अगर उसमें कुछ घोल कर हम बदलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हिमांक में कमी आ जाएगी। तो जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। अब हिमांक में अवनमन इक्वल टू होता है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। यानी कि हिमांक में अवनमन कैसे हुआ, उसमें कमी कैसे हुई, तो आप क्या कीजिए, विलायक का हिमांक ले लीजिए और विलयन का हिमांक ले लीजिए, ठीक है, इनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसे वहां पर हमने वाष्प दाब में अवनमन निकाला था, ठीक है, पहले विलायक का अवनमन, विलायक में अवनमन मैंने लिया, फिर माइनस विलयन का अवनमन, ठीक है, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन माइनस विलयन के वाष्प दाब में अवनमन। वैसे यहां पर भी है, हिमांक में अवनमन निकालना है तो विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ठीक है। अब हिमांक में अवनमन को हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी एफ से, ठीक है, इक्वल टू विलायक का हिमांक टी एफ नॉट, ठीक है, विलयन का हिमांक टी एफ। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए हिमांक का अवनमन भी जो होता है ये समानुपाती होता है मोललता के, हिमांक का अवनमन समानुपाती मोललता। अब देखिए डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन होगा समानुपाती, यहां पर एम डैश हम लिखेंगे मोललता को, ठीक है, उसमें मैंने एम लिखा था। तो अब देखिए डेल टी एफ इक्वल टू यहां पर वहां पर के भी जुड़ा था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहां पर के एफ जुड़ेगा, ठीक है, के एफ इंटू एम डैश, यहां के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। अब यहां पर भी हम एम के स्थान पर वही वाला फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटा विलायक का भार। तो वही मैंने यहां पर रख दिया है के एफ इंटू इस मोललता के स्थान पर रख देंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, एम डैश इक्वल टू मैंने आपको बताया था डब्ल्यू अपान एम इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, वही मैंने यहां पर रख दिया, आपका आ गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम विलेय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होगा, के एफ, किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही डेफिनेशन आपको इसमें भी बना देना है जैसे आपने मोलल उन्नयन स्थिरांक का बनाया था, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है परासरण दाब, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर एक ये आपका बर्तन है, ठीक है, इसके बीच में जो है अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ठीक है, इधर आपके विलायक के कण भी हैं, विलयन, ये पूरा विलयन है जिसमें आपके विलायक के भी अणु हैं और विलेय के भी अणु हैं, ठीक है, और ये आपका शुद्ध विलायक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण दाब कहलाता है। यानी कि ये आपका केवल विलायक है और ये आपका विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर परासरण की क्रिया होती है। यानी कि ये विलायक जो होगा ये आपका तनु होगा, क्योंकि इसमें विलेय के कण नहीं है, तो विलेय के जब कण नहीं होंगे तो ये तनु विलयन होगा, ठीक है, ये पतला विलयन होगा और इसमें विलेय के कण है। तो देखिए याद रखिएगा कि परासरण दाब जो होता है इसमें जो प्रवाह होता है वो विलायक से
विलयन की ओर होता है, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। देखिए ऊपर लिखा है किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, देखिए ये एक शुद्ध विलायक से इससे विलयन में जो प्रवाह होता है, ठीक है, विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में। देखिए तनु विलयन से सांद्र विलयन में इस बीच में जो अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है इसके द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह, इस विलायक का स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है और इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है, यानी कि विलायक से विलयन की ओर होगी। तो याद रखिएगा कि शुद्ध तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर परासरण की क्रिया होती है। तो यही डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए कि किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो ये बीच में जो आपकी झिल्ली लगी हुई है ये वाला, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि किसी विलायक का विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है। देखिए विलायक इस इधर जाएगा, ठीक है, तो इसकी दिशा इधर होगी। अब देखिए परासरण दाब को P या पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब को आप P से भी डिनोट कर सकते हैं या पाई से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहां पर जो आपका पाई होगा, ठीक है, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा? जो आपका परासरण दाब होगा उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। जो आपका C है सांद्रता है, क्योंकि सांद्रता जितनी होगी उसी के अनुसार आपका परासरण दाब होगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। पाई जो है ये टेम्परेचर के भी अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो हो सकता है विलय के जो परासरण क्रिया है वो थोड़ा और तेजी से होने लगे या फिर उसमें परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। ये सेकंड हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा समझिए। देखिए समीकरण 1 व 2 से, यानी कि जो समीकरण 1 में मैंने आपको बताया पाई अनुक्रमानुपाती अब Ct हो जाएगा, क्योंकि पाई जो है वो सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती है, पाई जो है वो टेम्परेचर के भी अनुक्रमानुपाती है। तो दोनों यहां पर लिख सकते हैं पाई अनुक्रमानुपाती Ct। अब देखिए यहां पर C के जब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ेगा R, ठीक है। तो ये आपका नियतांक हो जाएगा R, जिसे हम कहते हैं विलयन स्थिरांक, ठीक है, एक स्थिरांक है। तो पाई इक्वल टू CRT हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है जहां पाई है परासरण दाब, C है आपका सांद्रता, R है विलयन स्थिरांक, T है टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो सांद्रता होती है, सांद्रता इक्वल टू होती है N/V। N है मोलों की संख्या, V है आयतन, ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, ठीक है। सांद्रता हम इससे निकालते हैं तो इसी इक्वल टू N/V लिख सकते हैं, N/V भी लिख सकते हैं। तो यहां पर C के स्थान पर N/V लिखेंगे तो पाई इक्वल टू N/V/RT, या इसी को लिख सकते हैं P इक्वल टू पाई भी परासरण दाब है, P को भी हम परासरण दाब से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोनों हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू N/V/RT लिख सकते हैं और P इक्वल टू भी हम N/V/RT लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस B को इधर ले जाएंगे तो PB इक्वल टू N/RT, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा परासरण दाब का ये फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर P या टाउ क्या है? परासरण दाब। मैंने आपको बताया P और टाउ दोनों को हम परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। दोनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। V है आयतन लीटर में, T है ताप, N है मोलों की संख्या, R है विलयन स्थिरांक, C है सांद्रता, ठीक है। तो ये आपका होगा परासरण दाब। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक हमारा है समपरासारी विलयन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सिंपल है, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, समपरासारी यानी कि समान परासरण दाब। तो वे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। एक और टॉपिक अति परासरी विलयन व अल्प परासरी विलयन। नाम से स्पष्ट है, अति परासरी, ठीक है। अति का मतलब ज्यादा, अल्प का मतलब कम। तो अति परासरी व अल्प परासरी विलयन, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं? तो दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे हम अल्प परासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। देखिए अल्प का मतलब ही होता है कम,
अल्प का। ठीक है, तो जिसका परासरण दाब कम होगा वो अल्प पराशरी विलयन होगा और जिसका दाब अधिक होगा वो अति पराशरी विलयन होता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको फुल चैप्टर इन वन वीडियो बताया। कैसा लगा आपको ये पूरा चैप्टर? क्या इसमें से ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको समझ में आ गए? तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहें।